इस वीडियो में हम लीडकोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 105 की लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ट्रैवर्सल और इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। आप इन इंटीजर्स के बीच में ट्रैवर्स कर सकते हो। ट्रैवर्स करने का रूल क्या है, जैसे अगर मैं 2 और 6 को देखूँ तो अगर इनका जीसीडी, जो भी दो इंडेक्स आप लेते हो उसके एलिमेंट्स का जीसीडी ऑफ 2 और 6 क्या आएगा, मेरा 2 आएगा। अगर ये 1 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आप इनके बीच में मूव कर सकते हो, जैसे 2 से 6 पर जा सकते हो, 6 से 2 पर जा सकते हो। सिमिलरली 2 और 3, इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई एज नहीं है, मतलब आप 2 से 3 पर नहीं जा सकते, ना ही 3 से 2 पर जा सकते हो। 3 और 6, इसका जीसीडी क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कि 3 से 6 इसके बीच में भी एक एज है, आप 3 से 6 पर भी जा सकते हो, 6 से 3 पर भी जा सकते हो। नाउ आपका एम क्या है, आपको ये बताना है कि आप कोई भी दो इंडिसेस चुनो, उनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे 2 और 3, इनके बीच में डायरेक्ट कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम वाया 6 जा सकते हैं। पहले मैं 2 से 6 पर चला जाऊँ, फिर 6 से 3 पर चले जाऊँ, क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी क्या है, 2 है, 1 से बड़ा है, तो मैं 2 से 6 पर जा सकता हूँ। सिमिलरली 3 और 6 का जीसीडी क्या है, 3 है, 1 से बड़ा है, तो मैं 6 से 3 पर जा सकता हूँ। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में कोई भी दो इंडेक्सेस चुनो, उनके बीच में मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। 2 और 3 के बीच में डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वाया 6 कर सकता हूँ। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू। लेकिन अगर हम ये एग्जांपल लेंगे 3, 9, 5, इसमें हमारा 3 और 9, इनका जीसीडी आएगा 3, यानी इनके बीच में पाथ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 5 किसी का भी जीसीडी कॉमन नहीं आएगा, 3 5 का भी 1 आएगा, 9 5 का भी 1 आएगा। तो हम जब भी 5 चुनेंगे, जैसे 3 और 5 चुन लिया, इनके बीच में हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा ये 5 अनविजिटेड रह जाएगा। तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। और हमें कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं कि हमारे एरे की लेंथ 10⁵ तक हो सकती है, और हमारा नंबर की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 10⁵ तक हो सकती है। नाउ जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था 2, 3, 6, इनके बीच में हम सभी एलिमेंट के बीच में ट्रैवर्स कर पा रहे थे। लेकिन इसी में हम अगर एक और एलिमेंट ऐड कर दें, हम इसमें 7 और ऐड कर दें, तो अब देखो 2 और 7 का जीसीडी भी क्या है, 1 है, 3 और 7 का भी, 6 और 7 का भी। तो मैं इनके बीच में ट्रैवर्स नहीं कर सकता। मैं किस किस में ट्रैवर्स कर सकता हूँ, 2 से 6, 6 से 3, यानी कि मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप में ट्रैवर्स कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा एक सेपरेट ग्रुप हो गया, मैं इसमें ट्रैवर्स नहीं कर सकता। नाउ मैं इसी में एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, 14। अब क्या होगा मेरा, 2 से 6 के बीच में एक एज आएगी, 6 से 3 के बीच में एक एज आएगी, एक एज मेरी रहेगी 7 से 14 के बीच में, क्योंकि इनका जीसीडी क्या है, 7 आएगा। सिमिलरली 2 और 14 के बीच में भी एक एज रहेगी, और 6 और 14 के बीच में भी एक एज रहेगी। 6 और 14 का जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा, तो इनके बीच में भी एक एज रहेगी। अब मैं कोई भी दो इंडिसेस चुनूँ, जैसे मैं 3 और 14 यही चुन लेता हूँ, तो क्या इनके बीच में जा सकता हूँ, कैसे, 14 से मैं 6 पर जाऊँ, 6 से मैं 3 पर चला जाऊँ, तो इनके बीच में पाथ है। तो आप देख रहे हो कि हमारी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें इससे एक ग्राफ बनाना है कि जिस जिस एलिमेंट्स के बीच में हम जा सकते हैं, उनके बीच में हमें एक एज लगा दें, और एज किस टाइप की होगी, अनडायरेक्टेड एज होगी। और उसके बाद हम ये देख लें कि क्या ये पूरा ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, बेसिकली सिंगल कंपोनेंट है या नहीं है। अगर सिंगल कंपोनेंट है, जैसे इस केस में हमारा सिंगल कंपोनेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर एक इंडेक्स के बीच में ट्रैवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक डाल दूँ 19 का जीसीडी किसी के साथ भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, यानी कि 19 के साथ किसी की भी एज नहीं होगी, तो ये मेरा एक सेपरेट कंपोनेंट बनेगा। तो अगर मेरा ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इनके बीच में ट्रैवर्स नहीं कर सकता, मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। अदरवाइज मेरा ग्राफ कनेक्टेड है और मैं ट्रू रिटर्न कर दूँ। तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे इस एरे से एक ग्राफ बनाना है और देखना है कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, राइट। बट हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है, 10⁵ हमारे एरे की लेंथ 10⁵ तक हो सकती है। और हमारे कितने पेयर्स बनेंगे, NC2, इतने पेयर्स बनेंगे जिनका हमें जीसीडी चेक करना पड़ेगा। NC2 का मतलब क्या होगा, n इंटू n-1/2, ये हो गया, यानी कि n² में चला जाएगा। हमें n² पेयर्स चेक करने पड़ेंगे हमारा ग्राफ बनाने के लिए, जो कि हमारा टाइम आउट मार जाएगा। तो हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जीसीडी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किन्हीं दो नंबर का जीसीडी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि नंबर i और नम j, इनके बीच में एक कॉमन प्राइफैक्टर ऐसा होगा ही होगा जो 1 से बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें 2,14 की, ठीक है, इनका जीसीडी क्या आ रहा था, हमारा 2 आ रहा था। 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे, और 14 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 7 होंगे। तो इनके बीच में देखो ये 2 कॉमन है, एक प्राइम फैक्टर ऐसा कॉमन है जो कि 1 से बड़ा है। तो अगर आपका जीसीडी दो नंबर का 1 से बड़ा है, तो उनके बीच में एक ऐसा प्राइम फैक्टर होगा ही होगा जो 1 से बड़ा हो। ये आपकी जीसीडी की प्रॉपर्टी होती है।
इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम हर दो नंबर का जीसीडी फाइंड आउट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम सारे नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल के स्टोर कर लें। हम जितने भी नंबर हैं उन सबका प्राइम फैक्टर स्टोर कर लें और साथ में हम रिवर्स मैपिंग, बेसिकली प्राइम फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमारा नंबर कि ये प्राइम फैक्टर इन इन नंबर में आता है वो भी स्टोर कर लें। बेसिकली हम क्या करें, दो मैपिंग, बेसिकली हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें और उसको एक लिस्ट में स्टोर कर लें। और इसके रिवर्स मैपिंग, प्राइम फैक्टर टू नंबर कि ये वाला प्राइम फैक्टर किस किस नंबर में, गिवन नंबर्स में किस किस नंबर में आता है। तो इन दो मैपिंग के बेसिस पर हम कैसे बता पाएंगे कि हमारे दो एलिमेंट्स के बीच में एज है या नहीं है। जिन भी एलिमेंट के बीच में एज होगी वो किस बेसिस पर होगी थी, जीसीडी हमारा नम साई नम जे इसका 1 से बड़ा होना चाहिए। और हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि इन दोनों में एक कॉमन प्राइम फैक्टर 1 से बड़ा होगा ही होगा अगर हमारा जीसीडी 1 से बड़ा है तो इसके बेसिस पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दो नंबर जिनके हमने प्राइम फैक्टर स्टोर किए हैं उनके बीच में अगर एक कॉमन प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में एज है। अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में एज नहीं है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें 14 और 9, 14 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 7 है, 9 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 है, 3 इंटू 3 है। तो इनके बीच में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इनके बीच में एज नहीं है। और अगर हम ले 14 और 10, इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2,7, 10 के 2,5, इनमें 2 कॉमन है यानी कि इनके बीच में एक एज है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्राफ को एक्चुअल ग्राफ जैसे हम स्टोर करते हैं उसकी बजाय हमारी दो लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। नॉर्मली हम ग्राफ को कैसे स्टोर करते हैं, डायरेक्ट एज स्टोर कर लेते हैं कि भाई ये मेरा एलिमेंट है, इसके एडजेसेंट एलिमेंट यही है, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो लिस्ट में ग्राफ को स्टोर करेंगे, नंबर टू प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर टू नंबर। हम क्या करेंगे, अगर हमें देखना है कि इस नंबर के एडजेसेंट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो हम क्या देखेंगे, इस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमने प्राइम फैक्टर क्या क्या स्टोर किए हैं। और फिर हम दूसरी लिस्ट जो हमारी प्राइम फैक्टर टू नंबर्स की लिस्ट थी इसमें उस प्राइम फैक्टर की लिस्ट को स्कैन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जो नंबर आ रहे होंगे उनके बीच में एक एज होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। हम हमारा वही एग्जाम्पल 2, 3, 6 जो हम कंसिडर कर रहे थे उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 का प्राइम फैक्टर होगा 2, तो हमने 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये स्टोर कर लिया कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, नंबर टू प्राइम फैक्टर इस लिस्ट में। 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 होगा, 6 के क्या होंगे 2 और 3 होगा। और हमने कहा था कि हम इसकी रिवर्स मैपिंग प्राइम फैक्टर टू नंबर ये भी स्टोर करेंगे। बेसिकली इस 2 ये 2 जो प्राइम फैक्टर है ये किस किस नंबर में आ रहा है, मेरे 2 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, तो मैं ये प्राइम नंबर इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे कौन कौन से नंबर में ये आ रहा है वो भी स्टोर कर लूँगा। 3 मेरा किस किस में आ रहा है 3 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 और 6 ये मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं इन दो लिस्ट के बेसिस पर ये पता करूँगा कि किस किस एलिमेंट के बीच में मेरी एज है। मुझे देखना है कि 2 इस नंबर के एडजेसेंट कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमें क्या करना था, हमें इसकी प्राइम फैक्टर इस लिस्ट पर जाना था, यहाँ से हम आ गए यहाँ पर। इसकी लिस्ट में देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है, मेरे 2 और 6 है, 2 तो मेरा सेल्फ ही हो गया तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। मेरा 6 इसके एडजेसेंट है यानी 2 से 6 के बीच में तो मेरी डायरेक्ट एज है। लेकिन इससे मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि इनडायरेक्ट एज मेरी किस किस पर है। बेसिकली 2 से अगर मैं शुरू करूँ तो कहाँ कहाँ पर मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। बेसिकली मैं इससे पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकता हूँ। कैसे, अब मैंने देखा 6, 2 के एडजेसेंट 6 है यानी 2 और 6 के बीच में एक कॉमन प्राइम फैक्टर है तो इनके बीच में एक एज है। अब जहाँ जहाँ पर मैं 6 से ट्रेवर्स कर सकता हूँ वहाँ पर मैं 2 से भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ। कैसे, मैं पहले 2 से 6 पर चला जाऊँ फिर 6 से जहाँ जहाँ ट्रेवर्स कर सकता हूँ उन सबको मैं ट्रेवर्स कर लूँगा। मैं यहाँ पर आया, ये मेरा क्या था नंबर था, मैं इस नंबर पर वापस आ गया। मैं यहाँ से कहाँ गया था, मेरी इस लिस्ट पर गया था, यहाँ मैंने देखा 6 है, मैं वापस यहाँ पर आया, मैंने देखा 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर है, मैं 1 बाय 1 इस पर दोबारा जाऊँगा। 2 तो मैं ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुका हूँ तो ये मैं इग्नोर कर दूंगा। इसको हम एक विजिटेड एरे की हेल्प से ट्रैक कर लेंगे कि किस को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो 2 तो मैंने कर दिया इग्नोर। नेक्स्ट क्या है मेरा 3, तो मैं आऊँगा 3 के कोरस्पॉन्डिंग देखूंगा कि मेरे कौन कौन से एलिमेंट है। 3 और 6 है, 6 तो सेल्फ ही है, इसको इग्नोर कर देते हैं। 3 यानी कि 6 से 3 के बीच में मेरी एक एज है तो मैं 2 से 3 को भी ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम इन दो लिस्ट का यूज़ करके नंबर टू प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर टू नंबर, हम हमारे ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं और ये हमारा ग्राफ की स्टोरेज फॉर्म रहेगी। नॉर्मली हमारे ग्राफ की स्टोरेज फॉर्म क्या रहती है, नंबर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स जिन जिनके बीच में एक एज है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट स्टोर ना करके दो लिस्ट की फॉर्म में हमारे ग्राफ को स्टोर कर रहे हैं। और एक बार अगर हमारा ग्राफ स्टोर हो गया तो उसके बाद तो हमें क्या करना था, ये फाइंड आउट करना था
कि हमारा वो ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, सिंगल कंपोनेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम किसी भी पॉइंट से, जैसे 2 से या 3 से या 6 से, किसी भी एक पॉइंट से हम हमारे ग्राफ को ट्रेवर्स करना शुरू करें। उसके बाद अगर ये सारे के सारे नंबर मेरे विजिटेड मार्क हो गए तो इसका मतलब क्या है कि मेरा सिंगल कंपोनेंट है, तभी तो मैं विजिट कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मान लो एक नंबर होता 5, 5 का प्राइम फैक्टर क्या होता, 5 होता। इसकी लिस्ट में मैं आता, प्राइम फैक्टर 5 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या था, 5, और मैं 2 से शुरू करता। 2 से मैं कहाँ जाता, इसके यहाँ पर 2 और 6 ये मेरे विजिटेड मार्क हो जाते। 6 से मैं 3 इसको भी विजिटेड मार्क कर देता। लेकिन अब मेरा रिकर्शन खत्म हो जाता, मैं 5 को कभी ट्रेवर्स कर ही नहीं पाया, यानी कि मेरा एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तभी मैं 5 को ट्रेवर्स नहीं कर पाया। तो इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो फाइनली हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम इंस्टेड ऑफ जीसीडी प्राइम फैक्टर पर वर्क करेंगे। हम हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर स्टोर कर लेंगे, नंबर प्राइम फैक्टर, और साथ में इसकी रिवर्स मैपिंग भी स्टोर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर टू नंबर, ताकि हम इनडायरेक्टली हमारा ग्राफ बना पाएँ। एक बार जब हमारा ग्राफ आ गया उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी एक इंडेक्स लेंगे, 0th इंडेक्स से शुरू करेंगे और हमारे ग्राफ को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। पूरा ग्राफ ट्रेवर्स हो गया, सारे नंबर विजिट हो गए, तो इसका मतलब है सिंगल कंपोनेंट है, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, जिसको हमें देखना है कि इनके सारे इंडेक्सेस के बीच में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, हमें प्राइम फैक्टर निकालने थे। तो ये हमने प्राइम फैक्टर निकालने का कोड लिखा है। प्राइम फैक्टर निकालना अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो हम इसको डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि हम वो दो लिस्ट कैसे बनाएंगे, प्राइम टू इंडेक्स और इंडेक्स टू प्राइम। आउटर लूप में हम क्या करें, पूरे एरे को स्कैन करें। बेसिकली हमें हर एक नंबर के कोरस्पोंडिंग प्राइम फैक्टर स्टोर करने हैं, तो आउटर लूप हमारा किस लिए, हर एक नंबर के लिए। और ये जो इनर वाला वर्किंग है ये हमारी है हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, 2 से शुरू करते हो, जब तक j इंटू जे ये आपके नम्स ऑफ i इससे छोटा होता है। बेसिकली जब तक आपका j स्क्वायर रूट से छोटा है तो आप j को 1 प्लस करते जाते हो। फिर आप देखते हो मोड, अगर ये मोड 0 आ रहा है इसका मतलब है कि आपको एक प्राइम नंबर मिल गया। प्राइम नंबर मिल गया तो आपको क्या करना था, दोनों लिस्ट में स्टोर करना था। तो आप स्टोर कर दोगे इंडेक्स टू प्राइम, बेसिकली नंबर के कोरस्पोंडिंग प्राइम। ये नंबर वाली मेरी लिस्ट है, इसके कोरस्पोंडिंग प्राइम को आप स्टोर कर लोगे। सिमिलरली प्राइम के कोरस्पोंडिंग, जे मेरा एक प्राइम है, प्राइम के कोरस्पोंडिंग इस नंबर को स्टोर कर लोगे। तो यहाँ पर आपकी 2 लिस्ट स्टोर हो जाएगी। फिर जब आपका ये इंटरनल लूप पूरा हो जाता है, लास्ट में आपको एक और चेक लगाना होता है। इन केस आपका कोई ऐसा प्राइम फैक्टर हो जो कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर से ज़्यादा हो। हम लोग कहाँ तक लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक। तो कोई प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर से ज़्यादा होगा तो मिस हो जाएगा। उसके लिए आपको एक चेक लगाना होता है कि आपका जो नंबर बच गया वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस टाइम में आपका प्राइम फैक्टर है, तो इसको भी आप अपनी दोनों लिस्ट में स्टोर कर लोगे। तो ये हमारा नॉर्मल प्राइम फैक्टर निकालने का कोड था, जिसमें हमने बस हमारी दोनों लिस्ट प्रिपेयर कर ली। लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद हमें क्या करना था, हमें कोई भी इंडेक्स लेना था और उससे हमारा डीएफएस रन करना था। नॉर्मल डीएफएस रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक विजिटेड एरे चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पर एक विजिटेड एरे ले लिया है हमारे एरे के साइज़ का। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या था, 2 लिस्ट थी, एक नंबर टू प्राइम और एक प्राइम टू नंबर। तो इस केस में हमें एक और विजिटेड एरे लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पर उसे अनऑर्डर्ड मैप इसकी हेल्प से लिया। इंट बूल, बूल फॉल्स का मतलब है कि अब तक हमने इसे विजिट नहीं किया है, ट्रू का मतलब है कि हमने इसे विजिट कर लिया है हमारी प्राइम लिस्ट के लिए। तो हमने 2 विजिटेड एरे ले लिए हमारे। फिर हमने डीएफएस ऑफ 0, बेसिकली किसी भी इंडेक्स से शुरू कर सकते थे, तो हमने 0 से शुरू कर दिया और हमारे दोनों विजिटेड एरे पास कर दिए। जब ये हमारा डीएफएस पूरा रन हो जाएगा, हमें क्या चेक करना था कि हमारे सारे नंबर्स विजिट हो गए या नहीं हो गए। तो हमने इस विजिटेड इंडेक्स इस एरे पर लूप लगा दिया कि अगर कोई भी फॉल्स है, कोई भी अनविजिटेड रह गया, इसका मतलब है फॉल्स रिटर्न कर दो, सारे विजिट हो गए तो ट्रू रिटर्न कर दो। अब हम एक बार इस डीएफएस इस फंक्शन को देख लेते हैं। डीएफएस फंक्शन में हमने हमारा इंडेक्स ले लिया, दोनों विजिटेड एरे ले लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, जो हमारा इंडेक्स है ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं है। विजिटेड है तो यहीं से रिटर्न मार जाओ ताकि हमारा इनफाइनाइट लूप ना बने। अगर ये विजिटेड नहीं है तो हम इसे विजिटेड मार्क कर देते थे, जो हम नॉर्मल डीएफएस में करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डीएफएस में हमारे एडजेसेंसी लिस्ट, जो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैवर्स करते हैं। इसमें हमारे एडजेसेंट एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा नंबर है हम पहले उसके सारे प्राइम फैक्टर्स पर लूप लगाएंगे, फिर हम 1 बाय 1 उस प्राइम फैक्टर की लिस्ट में जाएंगे। नॉर्मल डीएफएस में हमारा क्या होता है, सिंगल लूप लगता है एडजेसेंसी लिस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना था, पहले हम नंबर के हर प्राइम फैक्टर इसको कंसिडर करेंगे और हर प्राइम फैक्टर की अपनी एक लिस्ट होगी, फिर हम उस लिस्ट को स्कैन करेंगे। तो हमारे 2 लूप लगेंगे। आउटर लूप किसके लिए, हमारे प्राइम फैक्टर की लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए। उसके अंदर हम ये चेक करेंगे
ये प्राइम ऑलरेडी विजिटेड है तो कंटिन्यू कर जाओ, नेक्स्ट प्राइम को देखो, अदरवाइज इसको विजिटेड मार्क कर दो, नॉर्मल जो हम डीएफएस में करते हैं। फिर हमें क्या करना था, जो हमने प्राइम चुना इसकी लिस्ट में जाना था कि ये प्राइम किस किस नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो हमने उसके लिए लूप चला दिया। जो इस प्राइम की लिस्ट थी उसमें क्या होंगे, वो सारे नंबर होंगे जिसमें ये प्राइम फैक्टर होगा, तो हमने उसके लिए लूप चला दिया। अगर वो वाला इंडेक्स, वो नंबर हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, उस पर ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो क्या करो, यहीं से कंटिन्यू कर जाओ। अदरवाइज क्या करना है, फिर से सेम डीएफएस, उस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग प्राइम फैक्टर्स देखो, उन प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में जाओ और देखो कि कौन कौन से नंबर हमारे उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको विजिटेड मार्क कर दो, तो वापस से हमारा डीएफएस कॉल कर दो। तो ओवरऑल अप्रोच तो हमारी काफ़ी सिंपल थी। हमें इनपुट एरे से ग्राफ बनाना था और ग्राफ को ट्रेवर्स करना था कि वो सिंगल कंपोनेंट है या नहीं है। लेकिन हमारे पास चैलेंज क्या थे, पहला चैलेंज तो ये था कि हमें जीसीडी लेना था 2 नंबर का, तो वो हम हर बार नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारी कॉन्स्टेंट क्या थे, 10⁵ तक थे, तो हम n² में नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, जीसीडी की प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि अगर 2 नंबर का जीसीडी 1 से ज़्यादा है तो उनमें एक प्राइम फैक्टर भी ऐसा कॉमन होगा जो कि 1 से बड़ा होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सभी नंबर के प्राइम फैक्टर स्टोर कर लिए और साथ में उनकी रिवर्स मैपिंग भी स्टोर कर ली, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना था, ग्राफ बनाना था, हम डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना पा रहे थे। तो हमने 2 लिस्ट के अंदर हमारे ग्राफ को इनडायरेक्टली स्टोर कर लिया और फिर उस ग्राफ पर डीएफएस लगा दिया। डीएफएस का भी हमारा कंसेप्ट मेन में तो सेम ही है कि अगर विजिटेड है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, नहीं तो विजिट मार्क कर दो। उसके बाद हमारी एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स करो। बस इसमें हमारी एडजेसेंसी लिस्ट को हम डायरेक्ट नहीं ट्रैवर्स कर सकते, हम ग्राफ को 2 लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं तो हमें दोनों लिस्ट को देखना पड़ेगा। पहले हम इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो प्राइम फैक्टर थे उस पर लूप लगाएंगे और फिर जो प्राइम फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे एलिमेंट्स थे उस पर लूप लगाएंगे और फिर अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम फिर से डीएफएस कॉल कर देंगे। नाउ इस अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, सबसे पहले हमने क्या किया, सारे नंबर के प्राइम फैक्टर निकाले। एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको टाइम लगता है √n, हमने n नंबर के लिए निकाले तो उसका टाइम लगेगा n√n। इससे हमारे सारे प्राइम फैक्टर आ गए। उसके बाद हमारा मेन काम क्या था, ये डीएफएस कॉल। डीएफएस कॉल हमारा क्या है, रिकर्शन है, तो एग्जैक्टली तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या लगेगी, हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ कैसा बनता है, उसके अंदर कितनी एजेस आती हैं और कितने वर्टिसेस आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम रफली कंसिडर करना चाहें तो क्या लगेगा, इसके अंदर हमारे 2 लूप लग रहे हैं, एक एलिमेंट के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए और दूसरा ये प्राइम फैक्टर किस किस नंबर में आता है, ये 2 लूप लग रहे हैं। हमें गिवन था कि हमारी वैल्यू 10⁵ यहीं तक ही हो सकती है, तो अगर आपकी वैल्यू इतनी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके जो प्राइम फैक्टर है वो 10⁵2 इसकी रेंज में आएंगे। साथ में ये प्राइम फैक्टर किस किस में हो सकता है, अगर आपके सारे ही एलिमेंट सेम दिए हो तो सब में ही हो सकता है, तो मैक्सिमम ये कितना आ सकता है, हमारा जो भी हमारा n होगा उतना आ सकता है। और इसके साथ क्या होगा, एडिशनली हम इस डीएफएस के थ्रू दोनों लिस्ट के बीच में ट्रैवर्स करते जाएंगे, बार बार, एक बार उधर जाएंगे, एक बार इधर आएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। लेकिन हम इसको कम कैसे करें, प्रूव कैसे करें, हमारे विजिटेड एरे की हेल्प से। तो अगर हम रफली बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे क्या आ जाएगी, n इंटू जितने भी हमारे टोटल प्राइम फैक्टर्स आएंगे, हम रफली इतनी मान सकते हैं कि इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम क्या कर रहे थे, हम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग प्राइम फैक्टर स्टोर कर रहे थे और प्राइम फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग नंबर स्टोर कर रहे थे। तो इसके लिए हमारा कितना स्पेस लगेगा, जितना भी हमारा एरे होगा प्लस जितने भी हमारे टोटल प्राइम फैक्टर्स आएंगे उतना लगेगा इसके लिए भी, और सेम इसके लिए लगेगा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n प्लस टोटल काउंट ऑफ हमारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे। इसके अलावा तो हमारा क्या लगेगा, 2 विजिटेड एरे लगेंगे, एक प्राइम के लिए और एक हमारे नंबर्स के लिए, और साथ में क्या लगेगा, हमारा रिकर्शन का स्टैक स्पेस। लेकिन जो मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डोमिनेट करेगा वो क्या होगा, ये जो हम 2 लिस्ट बनाएंगे ये। थैंक यू गाइस।